हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और लेक्चर में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जगत मोनेरा के बारे में। तो इस जगत के अंदर हमें जीवाणु कोशिका के बारे में पढ़ना है, या फिर ये बोलिए कि सारे प्रोकैरियोटिक जीवधारी के बारे में इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना होता है। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 जगत वर्गीकरण, जो कि R.H. विटेकर ने दिया था। तो उस जगत के अंदर सबसे पहला जगत था मोनेरा। तो मोनेरा एकमात्र ऐसा जगत है जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को रखा गया है। अब ये प्रोकैरियोटिक जीवधारी क्या है और यूकैरियोटिक जीवधारी क्या है? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक जीवधारी प्राचीन जीवधारी होते हैं जिनमें केंद्रक आवरण, इसके अलावा कोशिका इसके अलावा झिल्ली से घिरे हुए कोशिका अंगक जैसे कि हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी इकाई, लाइसोसोम, इस तरह की संरचनाएं नहीं पाई जाती है। साथ में उनके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है, जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ऐसी प्रोटीन जो डीएनए को लपेटने का काम करती है, ताकि जो बड़ा सा डीएनए है वो एक छोटे से केंद्रक के अंदर फिट हो सके। तो उसकी पैकेजिंग का जो काम करती है उसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारी आते हैं, स्पेशली जीवाणु या फिर बैक्टीरिया। तो हर एक जगत के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करके आगे बढ़ना है। वो पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे बच्चों? जैसे जगत मोनेरा की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किस जगह पे पाए जा रहे हैं, यानी इनका हैबिटेट या वासस्थान क्या है। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इसके अलावा फिर दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसकी कोशिका की संरचना कैसी है, या कोशिका का आकार डिस्कस करेंगे हम लोग। कोशिका का आकार या फिर शेप की बात करेंगे कि किस किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। फिर हम देखेंगे इसका मोनेरा जगत में जो जीवाणु आते हैं उसका एक डायग्राम बनाएंगे, और वहाँ पर हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो कोशिका की संरचना कि उसकी कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जा रही है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे उसमें पोषण की विधि कैसी है, यानी वो अपना भोजन खुद बना रहा है कि दूसरों से ले रहा है, स्वपोषी है या परपोषी है। तो पोषण की विधि। इसके अलावा हम उसमें डिस्कस करेंगे श्वसन का प्रकार कि उसमें श्वसन कैसा है, ऑक्सीशोषण है कि अनऑक्सीशोषण है। इसके अलावा हम उसमें देखेंगे जनन का प्रकार किस तरह का है। अलैंगिक जनन है तो वो कितने प्रकार का है, लैंगिक जनन है तो वो कितने प्रकार का है। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इन जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में, यानी इनके फ़ायदे क्या हैं और इनका मानव के लिए क्या क्या नुकसान है। तो ये सभी जो पॉइंट्स है वो हमें जगत मोनेरा में भी कंसिडर करने हैं, वो हमें जगत प्रोटिस्टा में भी देखने हैं, जगत कवक में देखने हैं, पादप और जंतु जगत, हर जगत में ये सभी पॉइंट्स हमें एक एक करके कंसिडर करना होगा। तो मोनेरा जगत में पहला हम लोग लक्षण पढ़ते हैं। यह पहला हमारा पॉइंट रहेगा बच्चों, वास स्थान। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हैबिटाट, यानी वो जगह जहाँ पर कोई जीवधारी पाया जाता है, या इसको सामान्य भाषा में आप घर भी बोल सकते हो कि किसी जीवधारी का घर। तो जीवाणु जो होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं, यानी ये हर जगह पे पाए जा सकते हैं। ये कैसे है बच्चों? सार्वभौमिक है, यानी ये कॉस्मोपॉलिटन है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ऐसी चीज़ जो दुनिया में हर जगह पाई जा रही है वो कहलाती है सार्वभौमिक या कॉस्मोपॉलिटन। तो जीवाणु कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? जीवाणु हर जगह मिलते हैं। जीवाणु जल में भी पाए जाते हैं, समुद्र के बहुत ज़्यादा गहराई में भी मिलते हैं, जहाँ पर दूसरे जीवधारी सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो वहाँ जो जीवाणु होते हैं उनको बोलते हैं आर्किबैक्टीरिया या आद्य जीवाणु। वे ऐसी परिस्थितियों में पाए जाते हैं जहाँ पर दूसरे जीवधारी सर्वाइव तक नहीं कर सकते हैं। तो सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो पाए जाते हैं, जैसे कि समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराई में, या फिर इसके अलावा जो उबलते हुए जल के झरने होते हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वो वहाँ भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये जल में पाए जा सकते हैं, समुद्र की गहराई में मिल सकते हैं, ये समुद्र की गहराई में। इसके अलावा ये वायु में भी उपस्थित होते हैं, वायु में भी अनेक प्रकार के जीवाणु उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये मृदा में पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर।
इसके अलावा ये गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं, गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं। तो लगभग दुनिया में जितनी भी जगह है ये सभी वहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये पाए जाते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थिति में पाए जाने वाले जीवाणु को आर्की जीवाणु या आद्य जीवाणु कहा जाता है। ओके बच्चों, तो हमने पहला हैबिटाट या फिर इनका घर वो डिस्कस कर लिया है। दूसरा हमें पॉइंट कंसिडर करना है बच्चों, इनका शेप या फिर कोशिका का आकृति, या इसको हम लोग बोलेंगे शेप। तो शेप के आधार पे जीवाणुओं को आपकी एनसीईआरटी में 4 भागों में बांटा गया है। पहले जीवाणु को बोला जाता है बच्चों बेसिलस। बेसिलस एक वचन के लिए यूज़ करते हैं, और अगर बहुवचन होता है तो इन्हीं को बोलते हैं बच्चों बेसिलाई। बेसिलाई। अब बेसिलाई में कैसे जीवाणु आते हैं? इसमें आते हैं छड़ के आकार के जीवाणु, छड़ाकार जीवाणु, छड़ाकार जीवाणु। इनके अगर डायग्राम की बात करें तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का डायग्राम इनका बना रखा है, कुछ ऐसा इनका डायग्राम है बच्चों। और वहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक इस तरह से गोला बनाया हुआ है। अब ये गोला क्या है? इसको बोला जाता है अंतःबीजाणु या एंडोस्पोर। अंतःबीजाणु या एंडोस्पोर ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है बच्चों। तो बेसिलाई ऐसे जीवाणु हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन हैं। ज़्यादातर प्रकृति में बेसिलस जीवाणु ही पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजेला यानी कि कशाभिका मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे सामान्य अगर कोई जीवाणु हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रकृति में मिलता है वो कौन है? बेसिलस सबसे ज़्यादा सामान्य, या ऐसा बोल दो मोस्ट कॉमन जीवाणु कौन सा है तो वो बेसिलस होगा। ठीक है। नेक्स्ट दूसरे आते हैं गोलाकार जीवाणु, जिनको हम लोग बोलते हैं कोकस। कोकस एक वचन है, बहुत सारे कोकस को बोला जाता है कोकाई। ये कोकाई कैसे जीवाणु हैं? ये गोलाकार जीवाणु हैं और इनमें कभी भी फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। तो ये तुम्हारी बुक के अंदर कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं, इस तरह से। अब ये जो गोले हैं ये ऐसे भी हो सकते हैं कि 2 गोले एक साथ चिपके हुए हों, तब इस जीवाणु का नाम हो जाएगा डिप्लोकोकस। तब हम क्या बोलेंगे इसको? डिप्लोकोकस। या ऐसा हो सकता है कि इसमें गोले बहुत सारे मिलकर एक लंबी सी चेन बना रहे हो, तो चेन को बोलते हैं बच्चों स्ट्रेप्टो, और बाद में लगा दोगे कोकस तो उसका नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। ये एकमात्र ऐसे जीवाणु हैं जिनमें कभी भी कशाभिका नहीं पाई जाती है। तो इनमें कशाभिका या फ्लैजेला हमेशा एब्सेंट रहेंगे, कशाभिका कभी नहीं पाई जाती, कभी नहीं पाई जाती। इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जाम्पल आता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो कि मनुष्य में और दूसरे स्तनधारियों में निमोनिया रोग फैलाता है। बेसिलस की बात करूँ तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दही बनाता है दूध से, वो जीवाणु बेसिलस कैटेगरी में आता है। ठीक है। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, थर्ड। तो थर्ड होता है सर्पिलाकार, जिसको बोलते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिलम इनका आकार कैसा रहेगा? इनका आकार होता है बच्चों सर्पिलाकार, थोड़ा स्प्रिंग के जैसे शेप का होता है इनका आकार, और इनमें मोस्टली फ्लैजेला पाया जाता है। तो इनको आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। ये ऐसे कुछ जीवाणु हैं जिसमें आगे की तरफ भी काफ़ी सारे फ्लैजेला है और पीछे की तरफ भी है। ठीक है। तो इनको बोलते हैं सर्पिलाकार जीवाणु। चौथी कैटेगरी का नाम है बच्चों कोमा शेप। कोमा शेप्ड, कोमा के आकार के जीवाणु। तो ये जीवाणु कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे हम कोमा बनाते हैं कुछ इस तरह के जीवाणु, तो कुछ ऐसे होंगे। इनमें भी फ्लैजेला मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है विब्रियो कोलरी जीवाणु। ये जीवाणु मनुष्य के अंदर हैजा फैलाता है और ये भी कोमा के आकार का होता है, विब्रियो कोलरी। तो ये हो गए जीवाणुओं के 4 आकार। ठीक है। इसके बाद हम लोग जीवाणु कोशिका की संरचना को एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो
तो ये है बच्चों जीवाणु कोशिका की संरचना। इसका डायग्राम देख लीजिए आप ध्यान से। जीवाणु कोशिका जो होती है वो मैंने बताया था, उसका जो आकार है वो अलग अलग हो सकता है। अभी वो छड़ के आकार की हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, सर्पिलाकार हो सकती है, कोमा के आकार की हो सकती है। तो मैंने एक यहाँ पर जीवाणु कोशिका का डायग्राम बनाया है, इसको आप ध्यान से देखिए। जीवाणु कोशिका में अगर आप बाहर से अंदर की तरफ चलोगे तो आपको 3 परतें नज़र आएगी। जैसे सबसे बाहर वाली रेड परत, फिर इससे अंदर वाली ग्रीन, और सबसे अंदर वाली कौन सी होती है बच्चों? ये ब्लैक परत जो मैंने बनाई है। सबसे बाहर वाली जो परत है इसको बोला जाता है बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स। इसका क्या नाम होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। और ये बनता कैसे है? जो कोशिका भित्ति होती है उसी से कुछ पदार्थ स्त्रावित होते रहते हैं, तो वो ग्लाइकोकैलिक्स को बनाते हैं। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 प्रकार का होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड है तब इस ग्लाइकोकैलिक्स को बोलते हैं बच्चों कैप्सूल। और ये जीवाणु की सुरक्षा करता है, उसको एंटीबॉडीज से बचाता है और वायरस से बचाता है। जिसके अंदर ये थोड़ी सी थिन होती है या पतली होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर। और इसका काम होता है कोशिका में जो भी पदार्थ है उनको बाहर लीकेज से रोकना या उनको अंदर से बाहर जाने से रोकना। ये काम इसका होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। दूसरी जो ग्रीन वाली परत है इसको बोला जाता है बच्चों कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति और पादपों की कोशिका भित्ति अलग अलग होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, या जिसको बोला जाता है बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन तो उसमें क्या क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है और एमिनो एसिड होते हैं। ये 2 पदार्थों से बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसमें से एक को बोला जाता है नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और दूसरे को बोला जाता है नाम एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो इनके फुल फॉर्म मैं बाद में भी लिखवा दूंगा, फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेल वॉल के अंदर की तरफ एक संरचना और है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये ऐसी संरचना है जो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में सेम पदार्थों की बनी होती है, यानी ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी कुछ चुनिंदा कणों को ही ये अपने आर पार जाने देती है, बाकी पदार्थों को रोक लेती है। तो क्वेश्चन नीट में आता है, बल्कि आया हुआ है बार क्वेश्चन, कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता क्या होती है, उसमें वो कौन सी चीज़ है जो दोनों के अंदर सेम होती है और सेम पदार्थ की बनी होती है। तो आपका आंसर रहेगा प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं रेड कलर में, इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। तो ये कुछ अघुलनशील पदार्थ होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया अपने भोज्य पदार्थों को स्टोर करता है। भाई हमारे अंदर जैसे हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज ले लिया तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है और वो ग्लाइकोजन हमारे लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। इसी तरह से जीवाणु के पास अगर एक्स्ट्रा फूड बचा रह गया है तो उस एक्स्ट्रा फूड को वो कुछ अघुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट करके जमा कर लेता है ताकि बाद में उसके काम आ सके। तो इन अघुलनशील पदार्थों को इंक्लूजन बॉडीज़ कहा जाता है। अब इनमें कौन कौन से पदार्थ आ सकते हैं बच्चों, तो वो मैं यहीं लिखवा देता हूँ। इसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है, तो उन कणिकाओं को बोलते हैं ग्लाइकोजन कणिकाएँ या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा इनमें स्टार्च भी स्टोर हो सकता है, तो उनको बोलेंगे स्टार्च ग्रेन्यूल। ठीक, इसके अलावा इनमें फास्फेट स्टोर हो सकता है, तो उनको बोलेंगे फास्फेट ग्रेन्यूल। इसके अलावा इनमें एमिनो एसिड स्टोर हो सकता है, तो उसको बोलते हैं साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। ठीक, तो ये सारे इंक्लूजन बॉडीज़ के टाइप्स होते हैं बच्चों। ओके, ये जो आपको बाहर संरचना नज़र आ रही है पूंछ के जैसी, इस पूरे को मिला के फ्लैजेला बोलते हैं। फ्लैजेला के 3 भाग होते हैं। जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं आधार काय या बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। जो दूसरा पार्ट होता है ऊपर की तरफ इसको बोलते हैं हुक। और तीसरे जो पूंछ वाला पार्ट है इसको बोला जाता है फिलामेंट या तंतु। इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, इन तीनों को मिला के बोलेंगे कशाभिका या फ्लैजेला। अब इसका काम क्या होता है,
ये बैक्टीरिया की गमन करने में या चलने में या तैरने में सहायता करता है। जिन जीवाणुओं में पाया जाता है वो जीवाणु चलनशील होते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता वे अचलनशील होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, तो जीवाणु कोशिका में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो कभी कभी अंदर की तरफ मुड़कर कुछ संरचनाएं बनाती हैं। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जीवाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की संरचना सेम है, लेकिन जीवाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़्यादा एक्टिव या सक्रिय मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ मुड़कर अनेक संरचनाएं बनाती है जो अलग अलग तरह के कार्य करती है। इसके अलावा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे शोषण संबंधी एंजाइम होते हैं जो शोषण क्रिया में भाग लेते हैं। हमारे अंदर ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो ये जो मैंने पहली संरचना बनाई है ग्रीन कलर की, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनी है, इस संरचना को बच्चों बोलते हैं क्रोमेटोफोर। इनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो जिन जीवाणुओं में पाया जाता है उनका नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर पाया जाता है बच्चों, ठीक है। फिर ये अंदर की तरफ संरचना जो बनाई है मैंने रेड कलर में, ये भी इनफोल्डिंग से ही बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसको बोला जाता है बच्चों मेसोसोम, और इसके अनेक कार्य होते हैं। जैसे मैं ऐसे कार्य बता देता हूँ इनके। पहला इसका कार्य है शोषण क्रिया में भाग लेना, दूसरा इसका कार्य है कोशिका विभाजन में भाग लेना, तीसरा इसका कार्य है कोशिका भित्ति का निर्माण कराना, चौथा इसका कार्य होता है जो आनुवंशिक पदार्थ है यानी कि इसका डीएनए वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करना। तो ये चारों इसी के काम हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। कौन कौन से काम हैं एक बार और रिवाइज करिए ज़रा। पहला इसका काम है कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करना, दूसरा इसका काम है शोषण क्रिया में भाग लेना, तीसरा इसका काम है कोशिका विभाजन में भाग लेना, और चौथा इसका काम होता है जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र कराना। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ये जो मैंने बनाया इसको बोलते हैं बच्चों गैस वैक्यूम। ये क्या कहलाती है? गैस वैक्यूम। और ये कुछ जीवाणु के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया हो गया, सल्फ़र बैक्टीरिया या नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया, इन सब के अंदर ये संरचना पाई जाती है। ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया और कुछ साइनोबैक्टीरिया में भी ये मिल सकती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये संरचना देखिए, इस संरचना को बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। इसमें क्या क्या है? एक तो है mRNA और साथ में इस पर छोटू छोटू से राइबोसोम चिपके रहते हैं। और ये राइबोसोम कितने प्रकार के हैं? ये है 70S टाइप के राइबोसोम। तो जीवाणु में जो राइबोसोम है वो RNA के साथ चिपके रहते हैं। इस संरचना को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोला जाता है। इसके अलावा ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सर्कुलर वाला पार्ट, इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग इसका क्रोमोसोम, जो कि कैसा है? वृत्ताकार। तो ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है इसका, यानी कि गुणसूत्र, या इसी को आप इसका डीएनए भी बोल सकते हैं। अब इसमें बाहर की तरफ कोई केंद्र का आवरण तो है नहीं, ठीक। तो ये जिस जगह पे पाया जा रहा है, ये इमेजिनरी जगह, इसको हम लोग जगह को नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पड़े होते हैं जो कि इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को एक जगह पे पकड़ के रखते हैं। इसके अलावा इसी डीएनए के मेन डीएनए के छोटे छोटे से गोलाकार डीएनए और पाए जाते हैं जिनको प्लाज्मिड बोला जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है बच्चों, ये मैं इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लाज्मिड बोला जाता है, प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड दो प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के हैं पर 2 प्रकार देखते हैं। एक को बोलते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड, ये संयुग्मन में सहायता करता है। और दूसरा होता है आर प्लाज्मिड या रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है किसी भी जीवाणु को। इसके अलावा प्लाज्मिड का एक रोल हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th के अंदर, तो वहाँ पर हम देखेंगे प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये किसी भी बाह्य डीएनए को पोषक कोशिका में ले जाने में सहायता करता है। तो वहाँ पर हम इसको बोलते हैं वेक्टर या फिर कैरियर की तरह ये काम करता है। तो ये हो गई इस जीवाणु की संरचना। तो ये आपको जो है कॉपी पे बनानी है।
इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें जो भी लेबलिंग मैंने की हुई है उसको भी आपको बना के देखना है और इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो इसको बनाइए आप। इसके अलावा बच्चों जो जीवाणु में और भी संरचनाएं पाई जाती हैं जो मैंने पीछे वाले डायग्राम में नहीं दिखाई थी, उनमें से एक संरचना को बोलते हैं पाइली। अब पाइली कैसी होती है? नली नुमा संरचना होती है जो जीवाणु कोशिका में लगी रहती है, थोड़ी सी बड़ी होती है और ये संयुग्मन में सहायता करती है। संयुग्मन में क्या होता है? एक एफ प्लाज्मिड एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें जो पाइली होती है वो एक नलिका बना देती है दो जीवाणु कोशिका के बीच में, और उसी नलिका से होता हुआ एक प्लाज्मिड एक कोशिका से दूसरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसको बोलते हैं संयुग्मन। इसके अलावा कुछ हेयर लाइक संरचनाएं मिलती है जीवाणु कोशिका में, जिनको बोला जाता है बच्चों फिम्पी। और एक ऐसी संरचना है, ये हेयर लाइक संरचनाएं हैं, बालों की जैसी संरचनाएं, थोड़ी सी लंबी होती हैं और इनका काम होता है पोषक कोशिका से चिपकने में सहायता करना। पोषक कोशिका से चिपकना, ये इसका कार्य होता है। तो समझाओ मैं ज़रा, देखिए जीवाणु का हमने इस तरह से डायग्राम बनाया था। जीवाणु में ये बड़ी सी जो संरचना है इसको तो हम लोग बोल रहे थे फ्लैजेला। इस फ्लैजेला का काम होता है गमन में सहायता करना। इसके अलावा जीवाणु में कुछ संरचनाएं नली के आकार की इस तरह से होती है, इस तरह से, और कुछ संरचनाएं जो होती हैं वो बड़े बड़े ऐसे बालों के समान होती है। तो इन बालों समान संरचनाओं को फिम्बरी बोलते हैं। ये वाली संरचनाएं क्या कहलाती है? फिम्बरी, जो पोषक कोशिका से चिपकने में सहायता करती है। और ये ग्रीन वाली ट्यूबलाइट संरचनाओं को बोलते हैं पाइली, और अकेले को बोलेंगे पाइलस, और ये संयुग्मन में सहायता करती है। संयुग्मन में समझाऊंगा आप लोगों को, जब लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो वहाँ पे संयुग्मन अच्छे से करा दूंगा मैं। तो फिलहाल जो है मुझ पर भरोसा रखिए, यहाँ तक आप लोग करिए, ठीक। बाकी संयुग्मन और पाइली जो है किस तरह से काम करती है वो हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अब इसके अलावा फ्लैजेला के आधार पर जीवाणु के कुछ प्रकार देख लेते हैं। ये पाइली और फिम्बरी हम लोगों ने देख लिया है, तो अब देख लेते हैं ज़रा। हाँ, और इसके अलावा जिसको बच्चों को नाग और नाम की फुल फॉर्म नोट करनी है वो पढ़ सकते हैं। जैसे नाग जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और दूसरा होता है नाम, जिसको म्यूरिन भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। ये दोनों संरचनाएं पेप्टाइड और ग्लाइकन का निर्माण करती हैं। तो अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा फ्लैजेला के आधार पर जीवाणु के प्रकार। फ्लैजेला के आधार पर जीवाणु के प्रकार। तो फ्लैजेला किस में पाया जा रहा है, किस में नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस जगह पे स्थित है और कितने नंबर में स्थित है, इस आधार पर जीवाणु को कई भागों में बांटा गया है। तो इसका कोड रहना है बच्चों, आपको याद करने में आसानी रहेगी, आमला सीपी, आमला सीपी। ए मीन्स है ए ट्राइकस, ए यानी कि एब्सेंट, और ट्राइकस यूज़ करते हैं किसी भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर के लिए। तो ऐसे जीवाणु जिनमें कोई भी फ्लैजेला या शाभिका नहीं पाई जाएगी वे ए ट्राइकस कहलाएंगे। फिर एम मीन्स होता है मोनोट्राइकस, मोनो माने होता है एक, तो वे जीवाणु जिनमें केवल एक ही फ्लैजेला पाया जाएगा उनको क्या बोलेंगे हम? मोनोट्राइकस। तो इनमें एक फ्लैजेला इस तरह से लगा होगा, ठीक है बच्चों। एल, एल मीन्स होता है लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। तो लोफो मीन्स होता है बच्चों गुच्छा। तो इन जीवाणुओं में क्या मिलेगा? इनमें दोनों तरफ कशाभिकाओं के गुच्छे लगे होंगे, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ। फिर ए मीन्स एम्फीट्राइकस,
एम्फीट्राइकस। तो एम्फीट्राइकस, एम्फी मीन्स होता है दोनों तरफ। तो इस प्रकार के जीवाणु में एक फ्लैजला आगे की तरफ लगा होगा, एक फ्लैजला पीछे की तरफ लगा होगा। ओके। सी मीन्स होता है सिफेलो। आगे सिफेलो किस लिए यूज़ करते हैं? सिफेलो मीन्स होता है हेड या सिर। तो सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में क्या होगा बच्चों? ये हमारे पास में है जीवाणु, तो इसमें एक ही तरफ बहुत सारे फ्लैजला का गुच्छा लगा हो। ये और ये दोनों अलग है। इसमें भी फ्लैजला का गुच्छा है लेकिन वो दोनों तरफ लग रहा है। यहाँ पर फ्लैजला का गुच्छा केवल एक तरफ लगा होगा। और फिर लास्ट में आता है पी मीन्स पेरीट्राइकस। पेरी मीन्स होता है चारों तरफ। तो वे जीवाणु जिनमें फ्लैजला शरीर के चारों तरफ लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस जीवाणु बोला जाता है। तो ये हो गए फ्लैजला के आधार पर जीवाणु के प्रकार। तो हमने जीवाणु की संरचना कवर कर ली है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग जीवाणु के पोषण की विधि के बारे में पढ़ेंगे बच्चों।